वेलकम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है जिसको जो कि एक प्रूफ भी है छोटा सा, टोरिसेलिस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टोरिसेलिस थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। अब इफ्लेक्स क्या होता है पहले ये समझें। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेनर के अंदर आपके पास अगर पानी मौजूद है, ठीक है, एक वाटर टैंक के अंदर, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा होल किया हुआ है जिसमें से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो जिस स्पीड से पानी इस होल से बाहर निकलता है उसको इफ्लेक्स बोला जाता है। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कि जो इफ्लेक्स की स्पीड होती है वो उस वेलोसिटी की इक्वल होती है जो वो फ्लूइड से गेन करता है किसी भी हाइट से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपके पास वाटर टैंक है, ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट है ग्राउंड से वो h1 है। और जहाँ पर आपने सुराख किया हुआ है, इसके अंदर होल किया हुआ है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, वहाँ से जो इस टैंक की हाइट है वो h2 है। ठीक है, वो जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो h2 है। अब ये जो हाइट होगी, ये इसके जो अपर पोर्शन है उससे उस होल तक जो हाइट होगी वो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, h1 माइनस h2 से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो इफ्लेक्स की स्पीड होती है वो इस हाइट पर डिपेंड करती है जितनी उसकी अपर पोर्शन से हाइट होती है। तो इसके अंदर वाटर अपर पोर्शन से इंटर हो रहा है, ठीक है, और जो लोअर पोर्शन है जहाँ पे हमने इसके अंदर सुराख किया हुआ है वहाँ से ये पानी बाहर निकल रहा है। तो इसके ऊपर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। बर्नौलीज इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी आप अप्लाई कर देंगे। वो आपके पास क्या आ जाएगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। अब P1 वो प्रेशर है जिस प्रेशर से पानी इंटर हो रहा है, और P2 वो प्रेशर है जिस प्रेशर से पानी उसमें से निकल रहा है। और ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हैं क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही एक्ट कर रहे हैं। तो फिर दोनों ये जो प्रेशर हैं ये दोनों इक्वल होंगे, P1 P2 के इक्वल होगा और दोनों P के इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों P के इक्वल हो जाएंगे तो हम दोनों प्रेशर्स को लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा V1 जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पानी उसके अंदर इंटर हो रहा है या जो भी फ्लूइड है, और V2 वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो पानी बाहर निकल रहा है। अब जिस वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है वो वेलोसिटी उस वेलोसिटी से बहुत ग्रेटर है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि V1 इज़ वेरी वेरी लेस देन V2, सो V1 कैन बी निगलेक्टेड। V1 को हम ज़ीरो की इक्वल रख लेंगे, ठीक है, V1 को ज़ीरो कर देंगे तो ये पूरा फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हाफ रो V1 स्केयर जो था फैक्टर, ये पूरा फैक्टर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बच जाएगी, रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। अब इसमें हाफ रो V2 स्केयर को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और रो GH1 को राइट साइड पे ले आएँ तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, हाफ रो V2 स्केयर इज इक्वल टू रो GH2 माइनस रो GH1। आप इसमें रो G जो है ये कॉमन ले लें और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी रो G इंटू H2 माइनस H1। तो यहाँ पे जो रो है ये दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास इक्वेशन बच जाएगी हाफ V2 स्केयर इज इक्वल टू G इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास V2 स्केयर इक्वल आ जाएगा 2G इंटू H2 माइनस H1। और V के ऊपर स्केयर है तो दोनों साइडों पे आप स्केयर रूट ले लेंगे तो V का स्केयर भी ख़त्म हो जाएगा और स्केयर रूट भी, और V2 आपके पास इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 2G इंटू H2 माइनस H1। दिस इज़ कॉल्ड टोरिसेलिस थ्योरम। ठीक है, ये आपके पास वो वेलोसिटी आ गई है जो जिस वेलोसिटी से वो फ्लूइड जो है वो उसमें से फ़्लो करके बाहर निकल रहा था। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से वो
बाहर निकल रहा है इस फ्लूइड इस वाटर टैंक में से। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है घरों में। जब वाटर टैंक लगाए जाते हैं तो वो एक ख़ास हाइट पर लगाए जाते हैं ताकि उस पानी को बाहर निकलने के लिए ख़ास हाइट मिले, ताकि पानी की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो। उसके अलावा आपने देखा होगा जो कूलर्स होते हैं उनकी जो टूटी लगाई जाती है वो भी उनके बिल्कुल लोअर एंड पे लगाई जाती है, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर लगाई जाती है। तो यही वजह है कि जब कूलर पानी से भरा हुआ हो तो उसमें से पानी ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, जिसकी एप्लीकेशंस जो हैं डेली लाइफ में आप रोज़ाना देखते भी हैं। तो सबसे पहले इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक धागे के साथ, ठीक है, दो बॉल्स को बांध दें, या आप ये एक्सपेरिमेंट कागज़ के ऊपर भी कर सकते हैं कि दो आप पेपर्स लें, ठीक है, उनको एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर दें। आप इनके दरमियान अगर फूंक मारेंगे, ठीक है, मुंह से, या फिर कोई हेयर ड्रेसर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे अगर इनके दरमियान आप फूंक मारेंगे तो उससे क्या होगा कि बजाय ये एक दूसरे से दूर जाने के, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है। एक दूसरे के इनका डिस्टेंस जो है, दरमियानी डिस्टेंस, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपने मुंह से फूंक मारी इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ पर दरमियान में जो एयर स्पीड थी, फ्लूइड स्पीड थी, वो बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे एयर स्पीड ज़्यादा थी, तो एयर स्पीड जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, और बाहर जो है वो स्पीड कम थी और प्रेशर वहाँ पे क्या था, ज़्यादा था। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे की तरफ जो है वो कंप्रेस हो गए, एक दूसरे की तरफ इन्होंने मूव किया, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है। उसके अलावा एक और इसकी एग्जांपल है, जो आप अक्सर देखते हैं कि ये इतने भारी भरकम जो जहाज़ हैं वो किस तरह हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। उसमें भी बेसिक यही कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कि जो एरोप्लेन के विंग होते हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन के पर होते हैं वो शेप में बनाए जाते हैं। ये आपके पास एरोप्लेन का विंग है, ठीक है। एरोप्लेन का जो विंग होता है, ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, एरोप्लेन विंग है। इसकी शेप इस टाइप की होती है कि इसके ऊपर जो एयर फ्लो कर रही होती है, वो उसका जो स्पीड होती है वो एयर स्पीड ज़्यादा होती है। जब एयर स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है। एयर स्पीड ज़्यादा होती है विंग के ऊपर जो होती है, तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम एक्सर्ट होता है। लेकिन जो विंग की नीचे वाली साइड होती है वहाँ पे एयर स्लो होती है और प्रेशर हाई होता है, ठीक है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर हमेशा हायर से लोअर की तरफ एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से वो जो एरोप्लेन होता है वो आसानी से इतने वेट के बावजूद जो है वो उड़ता रहता है, ठीक है। उसके जो विंग होता है उसके अपर पोर्शन पे एयर स्पीड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट होता है। लेकिन उसके लोअर पोर्शन पे एयर स्पीड कम होती है और प्रेशर जो है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वो प्लेन जो है वो इजीली हवा के अंदर उड़ता रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर यूज़ किया जाता है, इसको एयर लिफ्ट का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो एयर लिफ्ट को अगर जितना जहाज़ का वज़न ज़्यादा होगा तो उतना ही आपको उसका एयर लिफ्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी शेप जो है, उसके विंग्स की शेप इस टाइप की बनाई जाती है ताकि उसके अंदर जो एयर विंग हो वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। उसके बाद एक और इसकी एग्जांपल है परफ्यूम स्प्रेयर। पुराने ज़माने में जो परफ्यूम स्प्रेयर बनाए जाते थे वो कुछ इस शेप के होते थे कि उनके पीछे एक पंप यूज़ किया जाता था। जब आप इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, पंप को प्रेस करते हैं, तो जो परफ्यूम की बॉटल होती है उसके अंदर प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, वो प्रेशर को बढ़ाता है वो पंप को जब आप प्रेस करते हैं तो
प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। बायर प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से प्रेशर लो होने की वजह से बायर स्पीड बढ़ जाती है और वो स्पीडीली बायर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। ये पुराने ज़माने में इस शेप में बनाए जाते थे। आजकल जो आप परफ्यूम या बॉडी स्प्रे देखते हैं उनको अगर आप प्रेस करें तो वो प्रेस नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रेस नहीं होते। हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी अंदर स्पीड कम होती है, बायर प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो ये स्पीडीली बायर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद आप अक्सर देखते हैं कि जब क्रिकेट मैच के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल को अपनी ट्राउज़र शर्ट के साथ रगड़ रहे होते हैं। उसकी क्या टेक्निक है या उसके अंदर क्या फ़िज़िक्स का रूल यूज़ होता है, वो भी यही बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ही उसमें यूज़ होता है बेसिकली। वो शाइन इसलिए करते हैं, बॉल को स्विम करने के लिए वो उसको शाइन करते हैं। होता क्या है कि जिस साइड से वो बॉल को शाइन करते हैं वहाँ पे एयर फ्रिक्शन कम हो जाती है। जब एयर फ्रिक्शन कम होती है तो वहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जब वो बॉल को थ्रो करते हैं तो जो शाइनी हिस्सा होता है, उसका शाइनी पार्ट होता है जिसको उन्होंने रगड़ा हुआ होता है, वहाँ पे एयर स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है, कम होता है। और उसकी अपोजिट साइड पे जो उसकी रफ सरफेस होती है जिसको उन्होंने शाइन नहीं किया होता, वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो हायर से लोअर की तरफ एग्जर्ट होता है, तो वो बॉल वहाँ से क्या हो जाती है, स्विम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसी फुटबॉल की एग्जांपल है कि आप अक्सर देखते हैं कि जब फुटबॉल गोल के अंदर थ्रो करते हैं वो, ठीक है, तो बॉल जो है वो लेफ़्ट साइड से उड़ के जो है वो जाता है गोल के अंदर। उसकी वजह क्या है, जब आप बॉल को किक करते हैं, ठीक है, बॉल के ये ऊपर एयर करंट्स हैं, एयर पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो है, ठीक है। बॉल आगे मूव करने के साथ साथ बॉल स्विम भी हो रहा होता है, ठीक है, स्पिन कर रहा होता है। जब बॉल स्पिन करता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है और बॉल स्पिन भी हो रहा है, ठीक है, स्पिनिंग मोशन में भी है। अब यहाँ पे इस साइड पे जो उसकी स्पिनिंग मोशन की डायरेक्शन है वो और एयर पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे के। जब अपोजिट है तो वहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, जबकि दूसरी साइड पे जो उसका लोअर एंड होता है वहाँ पे उसकी स्पिनिंग की स्पीड, स्पिनिंग की डायरेक्शन और जो एयर पार्टिकल्स की डायरेक्शन वो सेम होती है। तो सेम होने की वजह से वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। तो स्पीड ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कम एग्जर्ट होगा, तो इसलिए वो लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या होगा, टर्न करके उस गोल के अंदर मूव करता है, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही आप पिंग पोंग बॉल की एग्जांपल ले सकते हैं। एक पिंग पोंग बॉल को अगर आप मुंह से फूंक मारें, ठीक है, या फिर आप हेयर ड्रेसर के ज़रिए अगर उसके ऊपर हवा का प्रेशर एग्जर्ट करें तो उसके दरमियान जो प्रेशर होता है वो लो होता है और साइडों का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वो बॉल वहाँ पे स्विम करना शुरू कर देती है, स्पिनिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पिंग पोंग बॉल जो होती है ये वेट में बहुत लेस होती है, ठीक है, हल्की सी बॉल होती है। उसके अलावा चिमनी देखी होगी आपने घरों में, ठीक है, जिसको आप अंगीठी भी कहते हैं, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि आप घरों में आग जलाते हैं लेकिन उसका धुआं कमरे में नहीं फैलता बल्कि चिमनी से बाहर निकलता है। उसकी वजह क्या है कि बाहर जो एयर स्पीड है, एयर करंट्स की स्पीड है वो हाई होती है कमरे की निस्बत। जो बाहर स्पीड होती है, चिमनी का जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे एयर स्पीड ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर बात है स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्रेशर भी कम होता है। लेकिन कमरे में स्पीड कम होती है उसके स्मोक पार्टिकल्स की, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर हमेशा हायर से
लोअर की तरफ एग्जर्ट होता है, मूव करता है। तो यही वजह है कि जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो हायर प्रेशर से लोअर की तरफ मूव करते हैं, तो वो चिमनी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि जो आपने अक्सर देखा होगा, जो ईंटों के भट्ठे होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा रखी जाती है, उनकी चिमनी की। तो हाइट उनकी इसी वजह से ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना बाहर प्रेशर ऊपर कम होगा। तो जब प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो स्मोक पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली बाहर मूव कर जाते हैं। उसके अलावा एक और आगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेंट्री ट्यूब। ठीक है, वेंट्री ट्यूब के अंदर क्या होता है कि इसके दो पोर्शन होते हैं। एक साइड पे इसका एरिया ज़्यादा होता है, अब A1 है एक साइड पे एरिया, और ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ पे इसका एरिया कम है। ठीक है, तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड जो है वो कम होती है। तो जब A2 A1 से लेस है तो V2 V1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, A1 जो है ये एरिया ग्रेटर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो स्पीड होगी फ्लूइड की वो कम होगी। लेकिन जब यही फ्लूइड फ्लो करता हुआ A2 में आएगा तो A2 क्योंकि एरिया कम है, तो एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड कम होती है फ्लूइड की, और जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये जो वेंट्री ट्यूब है इसका प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वेंट्री मीटर बनाने में, और वेंट्री मीटर को यूज़ किया जाता है फ्लूइड की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वेंट्री मीटर एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि फ्लूइड्स की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद लास्ट इसकी एप्लीकेशन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की एप्लीकेशन ये अगर आप समझ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपना। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए मैं आपको टायर की एग्जांपल देता हूँ। जैसे टायर ट्यूब होती है, ठीक है, जब आप नई ट्यूब लेते हैं, गाड़ी में डलवाते हैं या बाइक के अंदर टायर ट्यूब डलवाते हैं, तो वो जुड़ी हुई होती है, उसका अपर और लोअर पोर्शन आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस फॉर्म में होती है वो ट्यूब। लेकिन जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं तो हवा का जो प्रेशर है वो उसके अपर एंड लोअर पोर्शन को एक दूसरे से अलग कर देता है। ठीक है, तो फिर आप गाड़ी के अंदर कोई आदमी बैठ भी जाए या बाइक के ऊपर बैठ भी जाए तो उसका टायर जो है वो प्रेस नहीं होता। उसका हवा का जो प्रेशर होता है उसके अंदर वो उसको टायर के जो ट्यूब के दोनों पोर्शन होते हैं अपर एंड लोअर, उनको एक दूसरे से डिस्टिंक्ट रखता है, एक दूसरे से अलग रखता है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इंसान की जो खून की नालियाँ हैं जिनको आर्टरीज कहा जाता है, वो भी इसी तरह होती हैं कि वो उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक है, खून का प्रेशर, वो उसके जो अपर और लोअर पोर्शन होता है उसको एक दूसरे से अलग रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो खून की नालियों को थोड़ा वाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो आम एक सेहतमंद इंसान होता है, जो एक यंग इंसान होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, 120 जो प्रेशर होता है इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, और जो 80 है इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। अब इसको मेजर आप किससे करते हैं, या आपने अक्सर घरों में डिवाइस देखी भी होगी, इसको स्पेग्मोमोनोमीटर कहा जाता है। इसके ज़रिए इसको मेजर किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करती है कि ये आपके सामने आपको शो भी हो रही है कि इसके साथ एक बैग लगा होता है, ठीक है, पैड होता है जिसको आप बाजू के ऊपर लपेट देते हैं। साथ एक एयर बल्ब होता है जिसके ज़रिए इसके अंदर हवा भरी जाती है, और साथ आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक डायलर होता है। आजकल तो वैसे डिजिटल भी आ गई हैं, तो पुरानी जो थी वो एनालॉग थी, उनमें एक डायलर होता है साथ। तो
उस डायलर के ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं। अब जब आप इसको बाजू के ऊपर लपेट के इसमें एयर फिल करते हैं तो साथ एक रिलीज़ वाल्व लगा होता है, जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें से एयर को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं। जब आप एयर इसमें भर देते हैं, ठीक है, इस बैग के अंदर एयर भर देते हैं, तो ये करता क्या है कि आपके बाजू की कोई एक आर्टरी जो है उसको ये बंद कर देते हैं, ठीक है। कोई एक आर्टरी जो है, जो मेन आर्टरी है, उसमें से खून की सप्लाई रुक जाती है। जब खून की सप्लाई उसमें रुक जाती है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ वाल के ज़रिए उसमें से एयर को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इस एयर बैग का प्रेशर है, वो सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आर्टरी है ना, उसको कोई एक छोटा सा पोर्शन मिलता है जहाँ से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे उसका जो फ़्लो होता है ब्लड का, क्योंकि वहाँ पे उसको बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन मिलता है फ़्लो के लिए, तो उसका फ़्लो जो होता है वो टर्बुलेंट होता है। तो टर्बुलेंट फ़्लो की वजह से आपको स्टेथोस्कोप के अंदर एक थरथराहट की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती कहीं से गुजर रही हो, ठीक है। वहाँ से आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो उसका बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर होता है उस इंसान का जिसका आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो वो आवाज़ आती रहती है आपको, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस बैग का, वो डायस्टोलिक की इक्वल हो जाता है। जैसे ही डायस्टोलिक इक्वल होता है तो वहाँ पे जो इस ब्लड का फ़्लो है वो लेमिनर फ़्लो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप के अंदर आवाज़ आना बंद हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब आप इस एयर बैग को इस पैड को बाजू के ऊपर लपेटते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो जहाँ से आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जहाँ पे आपको आवाज़ आना बंद हो जाती है वो उसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो आम नॉर्मल रूटीन में ये 120/80 होता है, ठीक है, यंग पर्सनस में। लेकिन एज के साथ साथ ये प्रेशर सेम नहीं रहता। जैसे जो टायर की ट्यूब है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो फैलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो इंसान के जिस्म के अंदर आर्टरीज़ होती हैं जिनमें ब्लड फ़्लो करता है, वो भी उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इंसान का जो ब्लड है उसको ज़्यादा जगह मिल जाती है फ़्लो के लिए। तो इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो उम्र के साथ साथ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो आम तौर पे बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 नहीं रहता, बल्कि वो 120 से इंक्रीज़ हो जाता है 130, 140, 150 पर भी चला जाता है, ठीक है। तो उनका नॉर्मल प्रेशर फिर 150 होता है। तो ब्लड प्रेशर को इस तरीके से मेज़र किया जाता है। और ये जो मैंने आपको इसकी मेजरमेंट बताई है, इसको जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसको टॉर बोला जाता है, ठीक है। तो आमतौर पे कहा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये आमतौर पे क्वेश्चन किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है और इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो 120 न्यूटन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो 760 न्यूटन है, ठीक है, 760 न्यूटन है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड फोर्स लग रही है 120, डाउनवर्ड लग रही है 760, ठीक है, 760। तो ऑब्वियसली 760 जो है वो जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि 760 की फोर्स ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली बात ये है कि इंसान के जिस्म का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 नहीं होता, बल्कि वो 880 टॉर होता है, ठीक है, 880 टॉर होता है। तो 7, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान का ब्लड प्रेशर कितना है, तो वो क्या होगा, 760 प्लस 120, ठीक है। तो ये जो 760 है, ये जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर, ठीक है। ये 760 को बैलेंस कर देता है। तो बेसिकली जो हम मेजर करते हैं ना 120, वो 120 उसका एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि 760 से ज़्यादा कितना है उसका प्रेशर, ठीक है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं लोग,
तो उनको नक्सीर फूट जाती है, वो जो नाक से खून आता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जब वो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम होता है तो उनका जो जिस्म का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, 760 से इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है कि जब उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो वहाँ पे फिर जो नाक से खून बाहर बहना शुरू हो जाता है ताकि उसके जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये अक्सर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और जिनका ये मर्ज़ पुराना होता है तो उनका भी अगर ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सीड कर जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उनके भी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उनका खून का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो इतना इंक्रीज़ कर जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कि फिर वो नाक नाक से खून जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ताकि उनके जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। ये भी बर्नौलीज़ इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है एक। होप सो ये जो हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं यहाँ पे, ये आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इनको एक बार आप अपनी बुक से भी रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसल्ट कर लें।